नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक पूरा कवर कर लिया है। अब हम अध्याय 9 को समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय 9 है पठन का आकलन, जिसमें विभिन्न उपकरण और रणनीतियों पर आप चर्चा करेंगे। अध्याय 9 के अंतर्गत 3 मुख्य बिंदु हैं जिस पर आपको अपनी समझ विकसित करनी है। एक तो पठन, जो समझ के साथ पढ़ना होता है, वास्तविक पठन। दूसरा अपसंकेतक और तीसरा आकलन। जब 4 ब्लॉक मॉडल के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे तो उसमें हमने इस बिंदु पर पर्याप्त चर्चा की है। आज हम मुख्य रूप से अपसंकेतक, जो दूसरा मुख्य बिंदु है अध्याय 9 में, जो आपको समझना है, जहां से प्रश्न बन सकते हैं, उससे जानने का प्रयास करेंगे। अगली वीडियो हम आकलन का करेंगे। 2 ही वीडियो में यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज अपसंकेतक को समझेंगे, ठीक है। अपसंकेतक क्या है? अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे जब किताब पढ़ रहे होते हैं तो उस दौरान बच्चे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ देते हैं पढ़ते समय, ठीक है। या फिर ऐसा भी होता है कि जो वाक्य लिखा हुआ उसमें से कुछ शब्दों को छोड़ देते हैं, कुछ मात्राओं को छोड़ देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, या जोड़ ही देते हैं। तो इस प्रकार से हम जब बच्चों को देख रहे होते हैं कि बच्चा ऐसा करता है तो हमें उसे गलती नहीं मानना होता है, ठीक है। क्योंकि पढ़ने की प्रक्रिया के दौरान सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप शब्द को एज इट इज पढ़ दें। जैसे मान लीजिए कि लिखा है कि बच्चा स्कूल जा रहा है या राम स्कूल जा रहा है। अब बच्चे ने पढ़ दिया राम स्कूल जाता है, ठीक है। तो यहां पर जा रहा है की जगह बच्चे ने जाता है पढ़ दिया, तो क्या इसे गलत मान लिया जाएगा? नहीं। सीखने की प्रक्रिया के दौरान ये चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि सीखना या पढ़ना, जैसे यहां पर पढ़ना सीखना है, तो पढ़ने के दौरान ऐसा नहीं है कि सिर्फ शब्द को ही समझना है, बल्कि पढ़ने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे के अंदर एक समझ विकसित होती है। पूर्व अनुभव का बच्चा प्रयोग कर रहा होता है, अनुमान लगा रहा होता है। जैसे बच्चा चित्र देख रहा है और चित्र को देखकर बच्चा अनुमान लगा रहा है, क्योंकि जब भी हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो अनुमान लगाते हैं, बिना अनुमान लगाए हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रवाहपूर्ण पठन के लिए अर्थ भी समझ रहा होता है, तो बच्चा अर्थ को भी समझ रहा है, अनुमान भी लगा रहा है। इन 2 बिंदुओं पर तो बच्चा काम कर ही रहा है। वो शब्द को सही से नहीं पढ़ पा रहा है, या शब्द को पढ़ने में हो सकता है कोई मात्रात्मक कुछ चीजों को जोड़ दे रहा। जैसे मान लीजिए कि 3-4 बच्चों का चित्र बना हुआ है, खेल रहे हैं। अब लिखा है लड़के खेल रहे हैं, बच्चे ने यह कह दिया कि लड़का खेल रहा है। तो भले ही आपको ये लगता है कि यह वाक्य गलत है, लेकिन आप यह देखिए कि बच्चे ने उस भाव को समझने का प्रयास किया जो किताब में कहा गया है। बच्चे ने उस बच्चे को देखा, चित्र को देखा, उसके आधार पर अनुमान लगाया। तो एक शिक्षक के रूप में हमें ये चीज देखनी होती है कि बच्चा अगर जो त्रुटि कर रहा है, जिसको हम वास्तव में त्रुटि कहेंगे नहीं, वह अपसंकेतक कहा जाता है, उसी को मिसक्यू कहा जाता है। उसमें भाव तो नहीं ना बदल रहा है, अर्थ नहीं ना बदल रहा है, बच्चा अनुमान लगा रहा है, तो आप उसको अलाउ करेंगे, क्योंकि ये पढ़ने की प्रक्रिया के दौरान जाहिर सी बात है कि होता है अनुमान लगाना। बच्चा जंगल का चित्र देख रहा है और शेर को देख रहा है, तो बच्चा ये बोल रहा है कि जंगल में एक शेर रहता है, ठीक है। अब उसमें और भी चित्र हैं, उसके सारे बच्चा अनुमान लगा रहा है, ठीक है। तो आप इसको अलाउ करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि जंगल में एक शेर था लिखा हुआ है, बच्चे ने उसको शेर है पढ़ दिया, ठीक, तो अनुमान तो लगा रहा है, ठीक। तो यही चीज हमको समझनी है, हमें उसी का एनालिसिस करना होता है पठन के दौरान। अगर पूरा अर्थ ही बदल जा रहा है, जैसे मान लीजिए कोई नोटिस है, उसमें बच्चा अगर अनुमान लगा रहा है, मान लीजिए कि लिखा गया कि रविवार को विद्यालय बंद रहेगा, अब बच्चे ने रविवार की जगह अनुमान लगा के मंगलवार बता दिया, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर शिक्षक को हस्तक्षेप करना होगा कि मंगलवार को स्कूल बंद रहेगा नहीं लिखा गया, रविवार को लिखा गया है, तो यहां पर आप अलाउ कर सकते हैं, ठीक। जहां पर मतलब भाव नहीं बदल रहा है। अगर यहां पर बच्चे ने रविवार की जगह मंगलवार कह दिया, पूरा अर्थ ही सीन ही चेंज हो जा रहा है, तो फिर आप वहां पर हस्तक्षेप करते हैं, ठीक है। तो यही हमें आज समझना है अपसंकेतक। हम बहुत आराम से धीरे धीरे हर बिंदु को समझेंगे। यहां से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम सभी को इस वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो अपसंकेतक क्या है? अभी आपने समझा कि पढ़ते समय लिखे हुए शब्द से कुछ अलग पढ़ना, अर्थात बच्चा किताब में कुछ और लिखा होने पर उसे कुछ और पढ़ देता है। उसका यह भी हो सकता है कि उसके घर पर वही शब्द प्रयोग किया जाता हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए बकरी है, अब बच्चा घर पर उसको छेड़ी बोला जाता है, तो हो सकता है कि आपने उसको बोला बकरी, चित्र में बकरी लिखा हुआ है, लेकिन बच्चा उसको देख कर करा है छेड़ी, तो आपने कहा नहीं ये छेड़ी नहीं बकरी इसको बोलो। तो ठीक है, वो सही है कि छेड़ी नहीं बकरी ही है आपके जो शब्द लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ने की प्रक्रिया के दौरान अनुमान लगाना भी होता है, पढ़ने की प्रक्रिया के दौरान पूर्व अनुभव का प्रयोग होता है, ठीक है। तो बच्चा उसका प्रयोग करके चित्रों के सहारे अनुमान लगाते हुए ये जो प्रक्रिया है वो तो कर ही रहा है, अर्थ को समझ रहा है, वो जान रहा है कि भले ही आप उसको बकरी नाम दे रहे हैं, लेकिन वो जान रहा है कि ये छेड़ी है, उसका क्या कार्य है वो भी समझ रहा है,
तो बच्चा अर्थ समझ रहा है। तो आपको इन अन्य बिंदुओं को भी देखना होता है। जैसे किताब में लिखा है चूहे ने खाना खाया, बच्चा पढ़ दिया मूस ने खाना खाया, अब बच्चे ने चूहे की जगह पर मूस पढ़ दिया, ये अपसंकेतक कहा जाएगा। समझ गए? तो इसको आप त्रुटि नहीं मानेंगे, नहीं त्रुटि है। क्यों? क्योंकि बच्चा पढ़ते समय केवल अक्षर या शब्द तो देखता नहीं है। जैसा कि अभी हमने कहा कि बच्चे का जो पहले का अनुभव हो रहा होता है उसका उपयोग करता है, उस संदर्भ को समझता है। जैसे अगर चित्र बना हुआ है जंगल का तो बच्चा समझता है कि जंगल है, ठीक है, और उसके हिसाब से उस संदर्भ को, हाँ जंगल में एक शेर है, घना जंगल है, इस प्रकार से बच्चा अनुमान लगाता है, संदर्भ को समझता है, चित्रों को देखता है, वाक्य के अर्थ का अनुमान लगाता है, ठीक है, अपने घर की भाषा का सहारा लेता है, यानी घर में जो बोला जाता है उसके सहारे उसको बोलता है। चूहा को अचूहा ना बोलकर मूस बोल रहा है, बकरी को छेड़ी बोल रहा है, और इसलिए उसका अलग पढ़ना कभी कभी यह दिखाता है कि वो अर्थ समझने की कोशिश कर रहा है। यानी इन पढ़ने के दौरान भले ही उसने शब्द में त्रुटि कर दी, लेकिन इन चीजों को तो उसने सही किया। तो आपको इसके आधार पर भी उस बच्चे का आकलन करना है। ये नहीं कि बस शब्द गलत हो गया तो एक झपड़ लगा दिए कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक, बच्चा संदर्भ को समझ रहा है, चित्र को देख रहा है, वाक्य के अर्थ का अनुमान लगा रहा है, अपने घर की भाषा का सहारा ले रहा है, इसलिए उसका अलग अलग पढ़ना कभी यह दिखाता है कि बच्चा अर्थ को समझ रहा है। समझ गए सर? ठीक, क्योंकि पठन प्रवाह केवल शब्द पहचानने से नहीं आता है कि शब्द को पहचान गए तो पठन बहुत तेज पढ़ेंगे। शब्द को पहचानने, क्योंकि शब्द पहचान के साथ साथ उसका अर्थ भी समझना चाहिए। ठीक है, अर्थ समझना चाहिए तभी वास्तविक पठन होगा। ठीक, क्योंकि हमको बच्चे को मतलब एक मैकेनिक की तरह काम नहीं करवाना है। तो पठन प्रवाह केवल शब्द पहचानने से नहीं आता, बल्कि उसमें अर्थ बनाया जाता है, समझ विकसित होती है। तो शब्द की पहचान के साथ साथ बच्चा अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करेगा। ठीक है, कुत्ता का चित्र अगर उसने पहले से ही कुत्ते को देखा हुआ है, उसके अगल बगल सुना हुआ है, हो सकता है कि उसके घर कुकुर शब्द का प्रयोग किया जाता हो भोजपुरी में। ठीक है, तो वह उसको कुकुर बोल रहा है, आप उसको कुत्ता बोल रहे हैं, तो आपके द्वारा कुत्ता शब्द, या किताब में कुत्ता लिखा हुआ लेकिन बच्चे ने अगर कुकुर शब्द कहा, तो कम से कम वह पूर्व अनुभव का प्रयोग तो किया, अर्थ को तो समझ रहा है वह कि हाँ ये कुत्ता या कुकुर जो भी है, लेकिन वह जानवर है, उसके व्यवहार को बच्चा समझ रहा है। तो ये दोनों चीजें तो एक्टिव हैं, ये एक्टिव नहीं है। तो आप इसको काम करेंगे, आप कहेंगे ठीक है बेटा, अगर तुम इसको कुकुर कहते हो तो इसको हम, कुकुर भी सही है, साथ ही साथ इसको हम कुत्ता कहेंगे क्योंकि यह कुत्ता शब्द लिखा हुआ है, दोनों एक ही होता है। तो अब बच्चे को ये महसूस होगा कि चलो ठीक है, मेरी बात को भी सम्मान दिया जा रहा है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ठीक है, इसलिए बच्चा अगर कभी कभी शब्द बदल देता है तो शिक्षक को यह देखना चाहिए कि क्या बच्चे ने वाक्य का अर्थ समझा या नहीं। मुख्य बात सर यही है कि अर्थ समझा या नहीं। अब संकेतक को हमेशा त्रुटि क्यों नहीं मानना चाहिए, ये प्रश्न डायरेक्ट बन सकते हैं। ठीक है, एक एक प्रश्न जो यहाँ से बन सकते हैं इस टॉपिक से, हम उसी पर चर्चा करेंगे। मान लीजिए किताब में लिखा है कि रवि बाजार गया, अब बच्चा पढ़ दिया रवि बाजार चला गया, तो बच्चे ने बिल्कुल वही शब्द तो नहीं पढ़े, लेकिन अर्थ लगभग वही रखा। तो यह जरूरी नहीं है कि बच्चा कमजोर पाठक है, क्योंकि बच्चे ने अर्थ को बनाए रखा। ठीक है, तो यही हमने कहा, क्योंकि वास्तविक पठन तभी है। इसके विपरीत इससे पता चल सकता है कि बच्चा अर्थ को समझ रहा है, भाषा का प्रयोग कर रहा है, उस संदर्भ से अनुमान लगा रहा है। चित्र बना होगा, हो सकता है चित्र के सारे बच्चा अनुमान लगाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए शिक्षक को केवल यह नहीं देखना है कि बच्चे ने सही शब्द पढ़ा या नहीं पढ़ा, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि बच्चे ने जो पढ़ा उसका अर्थ समझा या नहीं। क्योंकि अगर पढ़ना होगा तो हम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे होते हैं और पूरा का पूरा बच्चे पैसे पढ़ डालते हैं, हिंदी कुछ नहीं आता, समझ कुछ नहीं आती। तो हम कहते हैं ना कि समझना जरूरी है, अर्थ के साथ साथ शब्द के साथ साथ उस शब्द के साथ साथ उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब संकेतक हमें क्या बताता है? अब संकेतक एक प्रकार से शिक्षक के लिए खिड़की है, जिसके माध्यम से बच्चे के मन में जो भी विचार हो रहे होते हैं, जो बच्चे के पढ़ने की प्रक्रिया होती है, बच्चा अध्यापक उसको समझ लेते हैं उसके माध्यम से। ठीक है, अब संकेतक हमको यही बताते हैं। शिक्षक बच्चे के पढ़ने की रणनीतियों और सोच को समझते हैं। जैसे अगर बच्चा बार बार शब्द बदलता है, शब्द छोड़ देता है, वाक्य दोहराता है, स्वयं अपनी गलती सुधारता है, तो इन व्यवहारों से शिक्षक समझ सकता है कि पढ़ते समय बच्चा कौन सी रणनीति का प्रयोग कर रहा है। इसलिए अब संकेतक हमें बच्चों के मन मस्तिष्क में झांकने का अवसर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपने इसको देख लिया। अब कौन कौन से अब संकेतक बेसिकली हमारी कक्षाओं में हम देखते हैं हमारे बच्चों में। सबसे पहले एक बच्चा शब्द प्रतिस्थापन करता है। प्रतिस्थापन मतलब एक शब्द की जगह दूसरा शब्द पढ़ देना। प्रतिस्थापन यहाँ पर जैसा नाम से स्पष्ट है कि बच्चा किसी एक शब्द की जगह दूसरा शब्द पढ़ दे रहा है। गाय की जगह गोरू पढ़ दे रहा है, बकरी की जगह छेड़ी पढ़ दे रहा है। ठीक है, अगर काऊ लिखा हुआ है इंग्लिश में तो बच्चा उसको गाय बोल दे रहा, हो सकता है उसे घर पर गाय बोला जाता हो, तो बच्चा का पूरा शब्द ही बदल देता है। लिखा है चूहा, बच्चा बोल दे रहा है मूस। यह शब्द का प्रतिस्थापन हो जाता है। दूसरा शब्द को छोड़ देता है, जैसे बच्चा लिखे हुए किसी शब्द को छोड़ देता है। जैसे राम आज स्कूल गया, हो सकता है बच्चा आज ना बोल दे राम स्कूल गया, तो आप बताते हैं कि अच्छा यहाँ पर बीच में एक और शब्द छूटा हुआ है, तो बच्चा पढ़ दिया राम स्कूल गया। तो यहाँ पर शब्द को छोड़ दिया जाता है बच्चे के द्वारा।
तीसरा है वाक्यांश या वाक्य का ही पूरा त्याग कर दिया जाता है। जैसे सुबह वाक्य का अंश है, सुबह राम अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने गया। तो हो सकता है कि बच्चा ये बोल दे पार्क में शब्द हटा दे, या अपने दोस्तों के साथ हटा दे, ये बोल दे कि सुबह राम पार्क में खेलने गया या राम पार्क में खेलने चला गया। यहाँ बीच का हिस्सा छोड़ दिया गया या आगे के कुछ शब्दों को छोड़ दिया गया। तो ये वाक्यांश या वाक्य का त्याग हो सकता है पढ़ने के दौरान, ये भी चीजें होती हैं। ठीक है, शब्द या वाक्य का योग जो होता है, शब्द या वाक्य का योग, जिसे बच्चा लिखे हुए शब्द से अतिरिक्त शब्द जोड़ देता है। यहाँ पर योग से मतलब क्या है, जोड़ देना। ठीक है, तो आज बारिश हो रही है, बच्चा हो सकता है बोल दे आज बहुत बारिश हो रही है। तो इस प्रकार से बच्चा करता है। ठीक है, यानी कि बच्चा लिखे हुए शब्दों से अतिरिक्त शब्द जोड़ देता है। यहाँ अब आपने देखा है, यहाँ पर हमने देख लिया है। दोहराव देखिए, यहाँ पर किसी शब्द वाक्य या शब्द को दोबारा बच्चा पढ़ देता है। जैसे राम स्कूल गया और फिर खेला। हो सकता है कि बच्चा आगे पढ़ने से पहले दोहरा रहा हो। ठीक है, कभी कभी बच्चे एक शब्द को एक वाक्य को दोहरा तक पढ़ते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। यह भी कमजोरी का संकेतक नहीं है, यह हमको समझना है कि एक मिसक्यू का ही एक भाग है। स्व सुधार, इसमें बच्चा अपने से सुधार भी करता है। ठीक है, जैसे एक ही शब्द है, बच्चे को पढ़ने के दौरान उसे लगता है कि सही से नहीं पढ़ा, तो वो रिपीट करता है, रिपीट करके उसको फिर से संशोधित करके सही तरीके से पढ़ता है। तो बच्चा पहले कुछ गलत पढ़ता है, फिर स्वयं उसे सुधार लेता है। जैसे किताब में है कमल फूल तोड़ रहा है, अब बच्चा पढ़ता है कमल फूल तोड़ रहा है, फिर खुद कहता है अच्छा कमल फूल तोड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे ने स्वयं सुधार कर लिया, अपने से सुधार करता है। अक्सर अच्छे पाठक की विशेषता हो सकती है, क्योंकि बच्चा अपने पढ़ने की गलती जो है पहचान कर इसमें ठीक कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्व सुधार भी बच्चा कर रहा होता है। इसमें मिसक्यू में ध्यान दीजिएगा, घर की भाषा का भी प्रभाव पड़ता है। जैसा कि अभी हमने देखा ही है, इसमें चर्चा भी की है कि हो सकता है कि बच्चे जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं, हिंदी भाषा को पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी की शब्दावली जो आप प्रयोग कर रहे हैं, जो किताब में लिखा हुआ है, उसी शब्द को घर पर कोई और शब्द इसके नाम से जाना जाता हो, कुछ और कहा जाता हो, तो बच्चा अपने घर के शब्दों का प्रयोग करने लगता है। जैसे किताब में लिखा है चूहा, बच्चा उसको मूस पढ़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे के घर में उस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस स्थिति में शिक्षक को यह नहीं कहना नहीं तो पढ़ना ही नहीं आता, बल्कि बच्चे से कहना चाहिए मूस को जो तुम कह रहे हो उसको यहाँ पर घरेलू भाषा में तुम्हारे घर पर मूस कहा जाता है, इसी को हम विद्यालय में यहाँ जो लिखा हुआ है चूहा कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे को इस दोनों ही चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब इसमें अब संकेतक विश्लेषण क्या है, तो वही चीज है जैसे एनालिसिस कर रहे होते हैं शिक्षक, जो बच्चे के द्वारा अभी आपने देखा जो पढ़ने के दौरान शब्दों में हेरफेर कर दिया जाता है, उसका एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना ही एक्चुअली अब संकेतक विश्लेषण होता है। इसमें बच्चा कहाँ अलग पढ़ा, क्यों अलग पढ़ा, उसने अर्थ को समझा या नहीं, इन सब का विश्लेषण करना ही अब संकेतक विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ केवल गलती करने का काम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। शिक्षक को देखना है कि बच्चे ने क्या पढ़ा, मूल पाठ में क्या लिखा था, दोनों में क्या अंतर है। अंतर अध्यापक देख रहा है, कहीं मूल भाव ही नहीं बदल गया, पूरा अर्थ तो नहीं ना बदल गया। अगर पूरा अर्थ बदल रहा है तो शिक्षक को वहां पर हस्तक्षेप करना होगा, और अगर अर्थ ना बदल रहा हो बल्कि शब्दों में थोड़ी बहुत त्रुटि हो और बच्चा अर्थ लगभग वही बना के चल रहा है, तो आपको उसे अलाउ करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे ने ऐसा क्यों पढ़ा, क्या उसे अर्थ समझ में आया, इस प्रकार से आपको करना चाहिए। दो सावधानियां यहाँ पर मुख्य रूप से देखनी है, जैसे अभी हमने कह दिया कि अर्थ ना बिगड़े और हर विचलन को आप गलती न माने। कि अगर थोड़ी बहुत बची शब्द है, मान लीजिए बहुवचन में शब्द एक वचन में बोल दिया, तो आप उसको गलती ना कहें। ठीक है, तो कभी कभी बच्चे का अलग अलग पढ़ना उसकी मौलिक सोच और अर्थ निर्माण को दिखाता है, इसलिए हमें उसे अलाउ करना चाहिए। दूसरा यह कि अर्थ ना बिगड़े, मूल संदेश या अर्थ को अगर बच्चा पूरी तरह से विकृत कर देता, तोड़ देता है, तो यहाँ पर हमको फिर उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे किताब में लिख रहा है कि सड़क पर बारिश के कारण पानी भर गया, बच्चा पढ़ रहा सड़क पर पानी भर गया, यहाँ पर कुछ शब्द तो छूट गए, बारिश के कारण छूट गए, लेकिन मुख्य अर्थ बचा हुआ है कि हाँ सड़क पर पानी भर गया, बच्चे ने कम से कम इतना पढ़ा। ठीक, तो इसलिए अगर बच्चा ये पढ़े सड़क पर आग के कारण पानी भर गया, अब यहाँ पर पानी बारिश की जगह पर आग पढ़ दिया, यहाँ पर अर्थ पूरी तरह से बोल गया, ऐसे में शिक्षक को हस्तक्षेप करना होता है। ठीक सर, समझ गए। अब बच्चों की कल्पना और वास्तविक जानकारी में अंतर हो सकता है। कभी कभी बच्चे कल्पना करते हैं, तो अगर कोई जंगल का दृश्य है, कोई इस प्रकार का दृश्य है, तो उसमें कल्पना चल सकता है। कोई मुख्य सूचना है, ठीक है, कोई सूचना है, उसको पढ़ने में बच्चा कल्पना करने लगेगा, तो वहां पर अलाउ नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो जैसे आप कहानी पढ़ते समय कल्पना करना अच्छी बात है। जैसे कहानी में लिखा है कि एक बच्चा जंगल गया, तो बच्चा अपने मन में जंगल की तस्वीर बना लेता है, ये उसकी कल्पना चलता है, इसको आप अलाउ कर सकते हैं। उसके हिसाब से बच्चा कुछ बोलेगा। लेकिन यदि किसी सूचना पत्र पर लिखा है विद्यालय सोमवार को बंद रहेगा, अब बच्चे ने कल्पना करके कह दिया कि विद्यालय मंगलवार को बंद रहेगा, तो फिर यहाँ पर आप उसको अलाउ नहीं कर सकते, आपको वहां पर हस्तक्षेप करना पड़ेगा। समझ गए सर? ठीक है, तो यह समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए हमको ध्यान देना है कि कहानी है, साहित्य, इसमें कल्पना की जा सकती है, उपयोगी है, लेकिन तथ्यात्मक सूचना अगर है उसमें अगर आप इस प्रकार से कल्पना करेंगे तो मूल अर्थ बदल जाएगा, तो समस्या हो जाएगी। इसमें शिक्षक को इन दोनों में ही अंतर करके समझकर चलना है। अब बच्चे से कारण पूछना, यानी अब संकेतक का आप विश्लेषण कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बच्चा कोई अर्थ शब्द लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ लड़का, बच्चा पढ़ रहा है लड़कों, या कुछ इस प्रकार से शब्दों को हेरफेर कर रहा है, तो शिक्षक को अपना अनुमान नहीं लगाना है कि नहीं बच्चे ने गलत पढ़ा। जैसे बच्चे ने चूहा को मूस पढ़ा, तो शिक्षक ये मान लेते हैं कि इसे शब्द ही नहीं पढ़ने आता,
लेकिन बच्चे से पूछने पर यह पता चला कि उसके घर में चूहे को मूस कहते हैं। अब शिक्षक को असली कारण पड़ा कि उसने यह शब्द इसलिए कहा क्योंकि उसके घर पर यह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आप लिखा हुआ है कि लड़का दौड़ रहा है, ठीक है, और चित्र बना हुआ है और वहां पर 3-4 लड़के दौड़ रहे हैं। ठीक है, अब बच्चे ने उस एक ही लड़के को देखकर आधार अनुमान लगा दिया। अब आपने कहा कि अच्छा लड़का है कि लड़के हैं, अब चित्र बना हुआ है तो बच्चा फिर दिमाग में अच्छा हाँ सर लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं, तब बच्चा कहेगा लड़के दौड़ रहे हैं। तो आपको सिर्फ ये नहीं कहना है कि नहीं नहीं तुम गलत कर रहे हो, बल्कि उस कारण को जानना है। बच्चा एक ही लड़के को दिमाग में बनाया, अब 4-5 लड़कों का चित्र बना हुआ है, अब बच्चे ने एक लड़के को ध्यान में रखकर बोल दिया कि लड़का दौड़ रहा है। आपने कहा कि नहीं नहीं देखो चित्र में कई बच्चे हैं, तो बच्चा से कहा हाँ सर सही कर रहे हैं, लड़के दौड़ रहे हैं, तो बच्चे ने तुरंत सुधार कर लिया। ठीक है, तो आप संकेतक विशेषण के बाद क्या करना चाहिए? सिर्फ यह लिख देना पर्याप्त नहीं है कि बच्चे ने गलत पढ़ा, बल्कि शिक्षक को बच्चे को कारण सहित प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, फीडबैक देना चाहिए कारण सहित कि क्या आपने गलती पढ़ा या क्या आपने मतलब जो भी पढ़ा है उसमें संशोधन किस प्रकार से करना है। जैसे बच्चा पढ़ता है मूस, तो शिक्षक ये कहेंगे कि तुमने मूस पढ़ा, तुमने ऐसा क्यों पढ़ा? बच्चा बताएगा कि घर में चूहे को मूस कहते हैं, तो बच्चा शिक्षक कहेंगे कि ठीक है तुम्हारे घर की भाषा में इसको मूस कहते हैं, लेकिन किताब की भाषा में यहाँ चूहा लिखा हुआ है, तो दोनों शब्दों को पहचानो। इस प्रकार से शिक्षक बच्चे की भाषा का भी सम्मान करता है और इससे पाठ से भी परिचित कराता है और बच्चे को शर्मिंदा भी नहीं करता है कि तुम इस प्रकार के शब्दों को क्यों प्रयोग कर रहे हो। इस प्रकार से आपने इस सब टॉपिक को कवर कर लिया। ठीक है, मिस क्यू यहाँ से प्रश्न आएगा जो आपको पढ़ाया गया आज की इस वीडियो में, इतने से ही आएगा, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। आप इसके आधार पर आसानी से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगले वीडियो में इसी के सेकंड पार्ट को हम कवर करेंगे। ठीक है, जो अध्याय 9 में आपका दूसरा बिंदु है आकलन, इसमें हम आकलन के 3 प्रकारों को देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।